Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss magnetic field, that is field intensity or field strength at the center of a circular coil carrying current. कोई ऐसा सर्कुलर कॉइल है जो करंट कैरिंग करते हैं, जिसमें से करंट फ्लो होता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है. मोस्टली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस CBSE point of view, or so you have to learn derivations as well as formula, and there is a number of numerical tricks based on these topics for competitive examination. इसलिए केयर करो और ध्यान से देखो. जैसे मैंने बता दिया, लिख दिया, वैसे ही पेपर में लिखना है. पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे स्टेट बायो-सैवर्ट लॉ एंड विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, ये शुरू में लिखा रहे चाहे बाद में. Derive expression for magnetic field intensity या field induction at the center of a circular coil carrying current. Also state direction of this field. ये पूरा क्वेश्चन एक 5 नंबर में या 3 नंबर, 5 नंबर में पूरा देंगे, 3 नंबर में इसी में से बीच का डेरिवेशन डाल देते हैं. तो इसलिए देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हम. इसमें सबसे पहले current carrying circular coil behaves as a magnet. It produces magnetic field. यहाँ तक आपने ये नोट कर लिया. सेकंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड लिखा रहे या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये लिखा हुआ रहे इंडक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा रहे. ये सारे वर्ड यूज होते हैं, इसलिए आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं. सेम एक ही, सब कुछ एक ही है. देखो थर्ड, यहाँ पर अब हम एक्सप्रेशन बनाते हैं. सबसे पहले डायग्राम बना लो बेटा. ये एक सर्कुलर कॉइल है, करंट इसमें से आई एंट्री किया, और ये करंट का 2-3 जगह मार्क लगा दिया करो, जिससे कि आपको नज़र रहेगा करंट इस तरह से जा रहे हैं आई, और करंट यहाँ से ऐसे आ गया बाहर. दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई. ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई करंट पास करते हैं. ये इसका सेंटर ओ है, ये इसका रेडियस है, ये आर हमने लिखा. अब यहाँ पर बायो-सैवर्ट लॉ में पढ़े थे, करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, जिसको आइडियल हम कल पूछे थे आपने, तो हम बता नहीं पाए, ध्यान नहीं रहा, छूट गया. आइडियल को कहते हैं करंट एलिमेंट. क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट. डीएल को हम वेक्टर्स में लेते हैं और आई स्केलर, दोनों को एक कंबाइंड लेते हैं. इसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट. यहाँ पर मान लो एक छोटा सा लेंथ है, ये हमने कंसीडर कर लिया बेटा. इस लेंथ को हमने आई डी एल ये लिख दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक. अब बताओ यहाँ से ये एंगल कितना होगा? सौरभ बता दो बेटा, ये एंगल कितना बड़ा है? इतना बड़ा दिखाने से नहीं होता है. यू नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. यहाँ से यदि हम ये टेंजेंट खींचे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल होगा कितना? 90 डिग्री. ठीक है, ये डायग्राम बना दिया आपने, और आपको इसमें कोई लंबा चौड़ा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है.
बुक वाले अपने पैटर्न से लिखते हैं, सभी टीचर का अपना अपना स्टाइल है। हम जिस तरह से लिख देते हैं आप लिख के डिट्टो, एक लाइन नहीं छोड़ो, शॉर्ट कंसाइज में जो कहते हो लिखा हुआ है, फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर देखो, द schematic diagram of a circular coil of radius r, schematic diagram of a circular coil of radius r carrying current I is shown in figure। एस्केमेटिक नहीं ध्यान में रहे इतना क्या लिखना है, तो आप एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शोन इन फिगर, क्योंकि ये है वो हम ऊपर कहानी लिख चुके हैं, इसलिए मुझे इसमें पूरा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत है। ये भी 2 लिख दिए। पूरी स्केलेटन तो अच्छे सुंदर नहीं होते हैं, उसके साथ कुछ मांस के टुकड़े भी लगे रहते, तब ये हम अच्छी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये दिखा दिए। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, द magnitude of magnetic field induction at O is, हमने क्या लिखा, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और यहाँ पर देख लो आइडियल ये लिखा हमने, यही था हमारा। साइन थीटा की जगह पर डायरेक्ट हम यहाँ पर साइन 90 पुट कर देंगे, साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया यहाँ तक। अब आप यहाँ लिख लो बट साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो ये चला गया, तो हमारे पास क्या बच गया, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ये बच गया। इंटीग्रेटिंग अकॉर्डिंग दी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट O, एक वर्ड जोड़ दो, ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल इज, ये वर्ड जोड़ दिए हैं हमने आइडियल के कारण, ये हमारा आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट किए बोथ साइड, तो हमें इधर तो B मिल गया। इंटीग्रेशन में देखो बेटा D के साथ L है, यही एक वेरिएबल्स है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। तो डायरेक्ट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन DL। इंटीग्रेशन का मतलब होता है का मैक्सिमम, देखो आइडियल ये छोटा सा DL, इसको जो इंटीग्रेट करेंगे तो सरकमफ्रेंस ही बनेगा ना। यहाँ पर बट DL इक्वल टू 2 पाई R। इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया बेटा, दिस इक्वल टू B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू
आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2πr। अब यहाँ पर बच्चे कैंसिल आउट करते हैं कई सारे बात को, तो हम आर को तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, आर स्क्वायर कट गया तो हमारे पास बच गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π। पाई को हम कैंसिल नहीं करते हैं, इंटू 2πi अपॉन आर, ये लिख सकते हैं। यदि हम पाई को कैंसिल करते हैं, 2 को कैंसिल करते हैं, तब ये हो जाता हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये भी बनते हैं। लेकिन हमने क्या कहा आपको, 2πr को पाई कैंसिल मत करो, न्यूमेरिकल में आपके परेशानी होगी आगे। अब यहाँ पर देख लो, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही हमारा डेरिवेशन निकालने के लिए कहा था। ठीक है। थर्ड पॉइंट, if coil has n turns, यदि कॉइल के पास n टर्न है, देखो बेटा, एक रहेगा तो इतना बना, 2 है तो डबल हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3 बार हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 बार हो जाएगा, n टाइम्स टर्न्स, देन b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2π ni अपॉन r। हम इस फॉर्मेट को लिखते हैं म्यू नॉट ni अपॉन 2r। कुछ बच्चे अपना इस फॉर्मेट को याद करें, लेकिन आई प्रेफर दिस, इसके प्रेफर देने से बेनिफिट क्या हुआ, पहला तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷ मुझे मालूम है, अब तो इधर का वैल्यू निकालेंगे ना। यदि हम उसको कट करके इसको यूज करते हैं तो हमें म्यू इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ लिखना पड़ेगा, दैट इज टीडियस। यहाँ तक आपके ये हो गए। आगे बात चौथे में देख लो, डायरेक्शन ऑफ बी। हम आपको बताए थे, हमने यहाँ पर कहीं भी वेक्टर यूज नहीं किए हैं, लेकिन हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन ऑफ बी हम कैसे निकालें, तो पहला पॉइंट ये, द डायरेक्शन ऑफ बी, अब यहाँ पर हम वेक्टर यूज कर रहे हैं, देख लो, इज गिवन बाय राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स कॉर्क रूल। ये पॉइंट हमने लिख दिया। मुझे डायरेक्शन पता रहे या नहीं रहे, हम इसका लिख दिए, ठीक है। बी द डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर, शॉर्ट कर देता हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आइडियल क्रॉस आर and also be perpendicular to ideal and be perpendicular to R। ये पॉइंट भी आपने नोट कर दिया। अब इसके आधार पर देखो, अब डायरेक्शन, मुझे नहीं पता है डायरेक्शन क्या होगा। अब इस थंब रूल में हमने क्या कहा था, वायर को ऐसे पकड़ लो, इसमें करंट जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन दिखा, तो इनके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ऐसे बन रहा है फिंगर के डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ टेंजेंट खींच दो, इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ टेंजेंट खींचो, इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ टेंजेंट खींचो, इस पॉइंट पर निकालना। रूल हमने 3 लिखा है, लेकिन आई एम यूजिंग ओनली राइट हैंड थंब रूल, केवल 3 रूल हमें यूज करेंगे। नाम लिखने के लिए हम बहुत सारे लिख रहे हैं,
Fleming left hand rule for moving charge, Fleming right hand rule for induction of charge that will be taught in EMF मैग्नेटिक इंडक्शन में। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं केवल राइट हैंड थंब रूल। बायो-सेवर्ट लॉ में राइट हैंड थंब रूल, वायर को ऐसे पकड़ लो। अब ये वायर ऐसे आपने रख दिया, ये ऐसे हुआ, पॉइंट इस साइड है तो टेंजेंट इधर इनवर्ड, और इस साइड पॉइंट है इधर अपवर्ड। आ गया डायरेक्शन समझ में? तो बेटा देखो हमने इसको पकड़ लिया, अब यहाँ से ऐसे गया है तो पॉइंट तो ये इस साइड है ना, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। यहाँ डायरेक्ट सी हेयर बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इनवर्ड भी लिखते हैं, कुछ जगह डाउनवर्ड भी लिखा रहता है, दोनों सेम ही है। तो आपके टोटल क्वेश्चन क्या हो गया? स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड फाइंड डायरेक्शन। तो मोस्टली टीचर या बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन लिख देते हैं। अब इस लाइन में बाय द वे इनवर्ड की जगह अपवर्ड लिख गए तो गलत हो गया ना, तब तो उस पॉइंट का नंबर 0 मिलेगा। लेकिन यदि आपने ये ऊपर का दोनों पॉइंट लिख दिया तो पहला तो टीचर इसको पढ़ेगा ही नहीं। जैसे ही देखा 3 रूल, इसका मतलब बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, वो ऐसा सोच लेते हैं। वो एग्जामिनर कोई भी हो, मैं भी रहता हूँ तो देखते ऊपर में ठीक है भाई, एक तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा, दूसरा बाय द वे आपने उसने पढ़ भी लिया पूरा, यहाँ डाउनवर्ड के बदले आपने अपवर्ड लिख दिया या आउटवर्ड लिख दिया, तो कहेगा ये दोनों ठीक है, ये मिस्टेक है, तो 1 में से आधा तो मिलेगा। ईमानदारी से काम करोगे तो इस तरह से पूरे नंबर मिल जाएंगे। आया बात समझ में? इसलिए यहाँ पर मेनली है डायरेक्शन की, पूरा बना दिया, डायरेक्शन गलत डाल दिए तो रिजल्ट टीचर 0 डाल सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल और रूल कई लर्न करो, जैसे कहता है स्टेट मैक्सवेल का, तो रूल लर्न करके जाओ, स्टेट राइट हैंड रूल तो लर्न करके जाओ। अभी जब सीख जाओगे तो वो भी लगा लोगे, लेकिन अभी आपको मेनली राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। नाउ ऑब्जर्व पॉइंट नंबर 5 न्यूमेरिकल टिप्स। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, एक न्यूमेरिकल हम कर देते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने के टिप्स हम आपको दे देते हैं। बुक वाले जो मेथड है उसको किनारे करो, आपको जिस तरह से मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल बनाने की इस तरह से आप ये सिंपली हेयर, सबसे पहले हेयर गिवन क्या क्या है, हेयर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 6.6 10 पावर 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कहने का मतलब एक बार राउंड मारा तो एक सर्कुलर कॉइल बन गया था, जितने बार मारेंगे उतने सर्कुलर कॉइल बन जाएगा। अब हम बायो-सेवर्ट लॉ में क्या क्या दिया मुझे नहीं मालूम है, बायो-सेवर्ट लगाना है कि क्या लगाना है। तो भाई इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आर दे रखा है, आर दैट इज रेडियस, ये है 0.53 एंगस्ट्रम। तो इसको एसआई में कन्वर्ट कर लो, 0.53 इंटू 10 पावर -10 मीटर। अब हम जनरली जानते हैं बायो-सेवर्ट यदि हम लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो म्यू नोट आई अपॉन आर 2r लिखते हैं, या म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर लिखते हैं। यहाँ तो आई है ही नहीं, एन नंबर ऑफ टर्म तो ये हम लिख देंगे। तो सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा। और हम आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स करंट, जब लेक्चर दिए थे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट में करंट आई की वैल्यू हम बताए थे, Q/T लिखते हैं, N/T, N/T को हम फ्रीक्वेंसी बताए थे। तो वी हैव आई इक्वल टू, याद करो ये फार्मूला दिए थे, इसके आधार पर आपका क्या हो गया 6.6 इंटू 10 पावर 15 इंटू 1.6
इंटू 10 पावर माइनस 19, ये एम्पियर हो गए। नाउ B इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई NI बाय R, ये फार्मूला लिखे थे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, वैल्यू देखो 10 पावर माइनस 7, 2 पाई, इसको न्यूमेरिकल्स वैल्यू अपना पुट कर देना, 2 इंटू 3.14, एन क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो जितने राउंड मारेगा तो ये यहाँ भी लिखा जाएगा 6.6 10 पावर 15, और ये यहाँ भी लिखा गया 6.6 10 पावर 15 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10। इस तरह से आपको ये टेस्ला में आ जाएगा। अब ये कैलकुलेट आप कर सकते हो। और यदि आप एक ही कॉइल का निकालते हो, आपके B फॉर n टर्न्स, और बाय द वे आप एक ही कॉइल का निकालते हो, तो तब बीच वाला ये आपको हटा देना है, तब ये हो जाएगा आपका इंटू फॉर 1 टर्न। ओके, अब नेक्स्ट इसमें से देखो, ये सिंपल प्रॉब्लम था। अब देखो पॉइंट ए, अब आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका करंट निकालो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये सेंटर है हमारा। अब करंट इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से करंट जा रहे हैं, और इस तरह से करंट जा रहे हैं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालें? सबके ये डायग्राम हो सकता है, या आपके ऐसे डायग्राम देंगे, ये डायग्राम दिए, ऐसे डायग्राम बना दिए, इन सब का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सिंपली देख लो, ये एक राउंड मारते हैं, यदि आपको ये राउंड दिया हुआ है, डिस्टेंस मालूम है, या तो एंगल पर बनाओ या इसके सरकमफ्रेंस के लेंथ पर बनाओ। अब आपको कैसे बनाना है देख लो। पहला 360 डिग्री एंगल प्रोड्यूसेस बी फील्ड बना दिया, तो 1 डिग्री से कितना बनेगा? बुक वाले का मेथड छोड़ना, b अपॉन 360 डिग्री। बाय द वे यहाँ एंगल है थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री से कितना बन जाएगा? b अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, तो न्यू b फील्ड को मान लो हम b डैश लिख देते हैं, तो b डैश इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू b इक्वल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू b। तो आप पूरा b मालूम है, जितने बड़े एंगल दिया रहेगा उस हिसाब से निकाल देना। सिंपली कोई फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे ये लेंथ दे रखा है b, तो 2 पाई r हैज़ मैग्नेटिक फील्ड b, तो 1 पाई r हैज़ मैग्नेटिक फील्ड कितना? b अपॉन 2 पाई r। यदि लेंथ दे रखा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा?
b अपॉन 2 पाई r इंटू एल। देयरफॉर b डैश इक्वल टू l अपॉन 2 पाई r, सरकमफ्रेंस का कितना वाला पोर्शन है ये पता चल जाएगा, इंटू b के बराबर। और यू नो दैट एंड बट, अब इसमें पुट कर लेना b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, याद रखते हो कि ये पुट कर लेना। है बात समझ में? ये आपके बी टाइप के थे। सी टाइप में देखो, मान लो ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस r1 है, दूसरा सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस मान लो यहाँ से हमने r2 लिख दिया, ये सेंटर O है। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंड वहाँ हम क्लॉकवाइज दिखाए थे, इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज होता है अपवर्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो इसके कारण जो B बनेगा, B इक्वल टू, मान लो इसको हम B1 लिख देते हैं प्लस B2 लिख देते हैं। ये हो गया म्यू आई, मान लो करंट I फ्लो करता है, या I1 लिख देते हैं इसमें, I2 लिख देते हैं इसमें, सॉरी I1 इसमें लिख दिया है, I2 हम यहाँ लिख देते हैं। तो म्यू नॉट I1 बाय 2R1 प्लस म्यू नॉट I2 बाय 2R2, ये आपका B निकल गया। बाय द वे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है D, मान लो ये सर्कुलर है ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा है हमारे पास क्लॉकवाइज, तब B इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव मानते हैं, एन पोल। इस कंडीशन में B इक्वल टू हो जाएगा आपका B1 R1, यहाँ हम B1 लिख देते हैं, इसको B2 लिख देते हैं, B1, और ये हो जाएगा तब हमारा माइनस B2। अब इसमें जो भी वैल्यू निकले, अब आपके इसके म्यू नॉट I1 बाय 2R1 माइनस म्यू नॉट I2 बाय 2R2। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में E। अब आपके कभी कभी रहता है ऐसे सर्कुलर कॉइल है, इसके ऊपर ये है, इसका फील्ड ऊपर जाएगा, इसका फील्ड इधर जाएगा। जैसे आपने ये सर्कुलर कॉइल बनाए, इसके ऊपर हम एक सर्कुलर कॉइल ऐसे बना दें, इसके कारण फील्ड मान लो ये गया, और इसके कारण फील्ड इधर जाए, एक के कारण सर्कुलर कॉइल था तो ऊपर गया, मान लो B1 हमने लिखा, इसके कारण फील्ड को B2 लिखा, तो B इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस, डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज बेटा ले लिया है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लिए हैं, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हो गई ये। इस तरह से ये आपके यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट इधर हैव यू नोटेड, तो नोट कर लिया हो, तो यहाँ पर एक दो पॉइंट और बच गया है, देख लो। एफ पॉइंट है ये। अब यहाँ पर ई पॉइंट ये था, एफ हमने यहाँ ये लिखे हैं। अब इसमें हम बताने जा रहे हैं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ बी, इससे रिलेटेड। अब आपके क्या क्या हो सकते हैं देख लो। यदि आपके एंटी क्लॉकवाइज है, ये शो करेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट। इसके लिए फील्ड हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपवर्ड या आउटवर्ड, इससे बाहर निकलेगा, या इसी को कहते हैं एन पोल। एन पोल जहाँ भी रहेगा तो आप फौरन पता कर लोगे।
और इसी तरह से यदि इसमें क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर इनवर्ड और डाउनवर्ड और एसपोल। तो डायरेक्शन आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, एन पोल बन रहा है, एस पोल बन रहा है, तो ये आपके पूरे हो जाएंगे।